हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चले जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली तीन उसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड पे आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और लास्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शामिल होते हैं, जिसके बेसिस पे जाके हमारा जो कैश फ्लो है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उसके टाई होते हैं। फॉर द पीरियड में हम उसका दिखा रहे होते हैं कि कितना चेंज आया ओपनिंग बैलेंस में, और उसको फिर उस चेंज को उस तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना हमें कैश जनरेट हुआ या कैश यूज हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हमने बिजनेस में की उससे कितना कैश जनरेट हुआ या कैश हमारा यूज हुआ, और लास्ट में जो हमारे बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं उससे कितना कैश जनरेट हुआ या कैश यूज। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा। जो रिमेनिंग टू पार्ट्स हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके सेपरेट वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो आप उसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो पहला पार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आ रही होती है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को किस तरह देखें, ये आपके जो अकाउंट्स बन रहे होते हैं आपके बिजनेस के, किसी भी कंपनी के जो अकाउंट्स बन रहे होते हैं उसके अंदर आप जाके देखें तो आपका रेवेन्यू से काम स्टार्ट होता है। आपके अकाउंट्स पीएनएल के अंदर जो आपकी लाइन आइटम्स आ रहे होते हैं उसमें फर्स्ट पे आता है रेवेन्यू। उसके बाद इसमें से आपका लेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर तीन चार चीजें आ रही होती हैं। फर्स्ट पे आती है आपका ओपनिंग स्टॉक, उसमें आप ऐड करते हैं परचेजेस और लेस करते हैं उससे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये करने के बाद आप पहुंच जाते हैं अपनी, इसको हम सम करेंगे तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आ जाती है। ठीक है, इसको फिर आप यहाँ से आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, ये वाली अमाउंट जो होगी इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। जो एक अमाउंट निकल आएगी वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की होगी। इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आप कुछ एक्सपेंसेस अपने लेस कर रहे होते हैं। अब वो एक्सपेंसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखने के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर आपके चीज बिजनेस के नॉर्मल जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आपकी एम्प्लॉयज की सैलरीज आ जाती हैं जो मंथली बेसिस पे पे कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कमीशन वगैरह, अगर आपने किसी डीलर को कमीशन पे कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, और इसके अलावा आपकी जो कोई बैड डेट एक्सपेंस है जो आपके नॉर्मल बिजनेस के अंदर रहते हुए आपको कोई बैड डेट हो गया, आपका कोई रिसीवेबल था वो आपको राइट ऑफ करना पड़ गया, वो भी आपका एक नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो भी यहीं पे शो हो रहा होता है। इसके अलावा आपके कोई और एक्सपेंसेस आ सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन एक्सपेंस है, जो आप इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी है या आप कोई पोस्ट वगैरह करते हैं तो उसके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो ये मैंने एक समराइज किया। इसके अलावा भी कोई और काफ़ी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं। रिपेयर मेंटेनेंस में बता सकते हैं कि आपके रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। आपकी प्लांट एंड मशीनरी का कोई खर्चा है जो आप उसको रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हैं, या आपके जो आपका अगर फैक्ट्री नहीं है सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपका अपना ऑफिस है उसके अंदर काफी आपके हो सकते हैं कि रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हो रहे हैं, वो आपके सारे बिजनेस के जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन रहे होंगे। इसके बाद नीचे और हम ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। इसके अंदर हमारी आ जाती है, एक तो हमारा अगर हमने कोई मार्कअप वगैरह पे किया है या आपने कोई प्रोविजंस वगैरह रिकॉर्ड की हैं, उसके अलावा आपने कोई एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग वगैरह करवाई है, वो आपके बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं होते, वो आप वैसे इंकर कर रहे होते हैं क्योंकि आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग है, लेकिन वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग आपकी कंपनी पॉलिसी है कि आप एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आपका ट्रेनिंग एक्सपेंस आता है एम्प्लॉयज की, जो भी आपने एज पर कंपनी पॉलिसी ट्रेनिंग करवानी होती है। उसके अलावा
यहाँ पे आप और कोई इसके अंदर एग्जांपल लेके आ सकते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपका आ सकता है कि आपने कोई मार्कअप वगैरह पे किया है, मार्कअप एक्सपेंस है, या आपने कोई प्रोविजन रिकॉर्ड की है, प्रोविजन आपने कोई भी रिकॉर्ड की है, आपका जो लॉस कोई आया है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है, वो आपका इस तरह के कोई भी खर्चे हैं वो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, उसके अलावा आपका गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आ जाएगा, जो आपका फिक्स एसेट्स कंपनी के। इसके अलावा आपको कोई डिविडेंड, कहीं आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है आपकी कंपनी ने, तो आपको डिविडेंड इनकम आई है, वो आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट बनती है। अब मैंने अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं जीपी से लेके चलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने जो है कैलकुलेट किया था, इसमें से मैं माइनस करूंगा अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा अपनी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरे पास जो वैल्यू निकल आएगी वो मेरी निकल आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। इसके अंदर अब मैं लेस करूं अगर इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये मैं लेस कर दूं अगर, तो मेरे पास निकल आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा आफ्टर टैक्स। तो मुझे कैश फ्लो के लिए जो नंबर चाहिए स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पहले, जो मेरी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मुझे अमाउंट यहाँ से वैल्यू उठानी है और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि मैं अपने अकाउंट से एक चीज को फेच कर रहा हूँ। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स मुझे लेके चलनी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। जो भी कैश फ्लो का जो स्टेटस है जनरेट हुआ है, यहाँ टोटल यूज हो गया, मुझे बिजनेस के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थे उसमें कोई फायदा नहीं हो गया, नुकसान हो गया, मेरा कैश फ्लो ज्यादा हो गया इनफ्लो की निस्बत। तो ये चीज निकालने के लिए कि मुझे बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्ट करने के बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, ये मुझे जब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे नॉन कैश आइटम बेसिकली कौन सी होती हैं, जैसे वो खर्चे जो आपने अपने प्रॉफिट में से, अपने रेवेन्यू में से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेवेन्यू में से आपने माइनस किए हुए हैं, जो आपके नॉन कैश हैं, सिर्फ बाहिर लग रहा है कि आपका खर्चा है लेकिन वो आपका खर्चा नहीं है। इसी तरह ही कुछ इनकम जैसी होती है जो अपने हमने अपनी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर उसका पार्ट बनाया होता है, रेवेन्यू के अंदर उसको ऐड करके ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट बनाया होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट बनाया होता है, लेकिन एक्चुअली में हमारी वो इनकम नहीं होती, सिंपल बाहर एक लग रही होती है हमारी इनकम है, वो उसके अगेंस्ट हमें कोई कैश रिसीव नहीं हुआ होता, सिंपल एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो इस तरह की कुछ जो आइटम्स होती हैं उसको हमने यहाँ से एडजस्टमेंट लेके आनी है। अब एक्सपेंसेस की तरफ में अगर मैं देखूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ एड बैक मैं करूंगा अपने एक्सपेंसेस जो कि मेरे नॉन कैश है। अब एड बैक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट निकालते हुए वो रेवेन्यू में से, यहाँ पे देखें आप एक्सपेंसेस माइनस हुए हुए हैं, इसमें से जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे वो मैं ऐड बैक करूंगा, क्योंकि मुझे पहुंचना है अपनी कैश वाली फिगर पे, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टेड आफ्टर नॉन कैश आइटम्स है उसके ऊपर मुझे पहुंचना है। उसके तक पहुंचने के लिए मुझे उसमें से नॉन कैश आइटम्स है वो मुझे एडजस्ट करनी है। तो एक्सपेंस पहले से माइनस हुआ हुआ है प्रॉफिट निकालते हुए, तो मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा। इसमें सबसे पहले मेरा पास जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो है डेप्रिसिएशन, सेकंड आ जाता है अमोर्टाइजेशन, इसके अलावा कोई मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई है वो आ जाती है, और प्रोविजन मैंने रिकॉर्ड की है वो आ जाती है, और इसके अलावा मेरे पास कोई अगर लॉस आया है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें आएंगी मेरे पास यहाँ पे, जो बाहिर तो वो एक्सपेंस हैं, अकाउंटिंग एंट्री मैंने पास की हुई है अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो मैं उसको ऐड बैक कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे कुछ इनकम्स हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, लेस कर दूंगा इनकम्स। अब ये वाली कौन सी इनकम आ जाएंगी मेरे पास, सबसे पहले आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स और रिवर्सल। कोई मैंने अगर प्रोविजन रिकॉर्ड किया तो हो सकता है उसकी मैंने कोई इस साल रिवर्सल भी की हो, तो रिवर्सल ऑफ प्रोविजन,
सोशल प्रोविजंस आ जाएगा, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम हमारे पास एक अकाउंटिंग एंट्री पास हुई है, क्योंकि हम जब रिसीवेबल एक बुक करते हैं साथ ही इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिसीवेबल डेबिट करते हैं, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट। हमें एक्चुअली में वो जाके डिविडेंड कुछ देर बाद रिसीव होता है, जब कंपनी डिविडेंड को अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है, और फिर कैश के फॉर्म में आपको आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जिस वक्त वो क्रेडिट होता है उस वक्त हमारे पास डेबिट उसकी जो रिसीवेबल क्रेडिट होता है, और फिर कैश की एंट्री हमारे पास डेबिट हो रही होती है। तो अभी डिविडेंड इनकम जो है ये नॉन कैश आइटम है। वैसे भी डिविडेंड का जो लिंक है डिविडेंड इनकम का, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का लिंक है, क्योंकि हमें जो डिविडेंड रिसीव हुआ होगा वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा रहे होंगे। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये अमाउंट ऐड हुई हुई है डिविडेंड इनकम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये अमाउंट हमने ऐड की थी, तो ये नॉन कैश आइटम है, इस वजह से यहाँ से इसको आप निकाल देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो एडजस्टेड नंबर है वहां तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास जो नॉन कैश आइटम आती है वो है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि एक अक्रूवल रिकॉर्ड की हुई है, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। मेरे पास जो एक्चुअली में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हो सकता है डिफरेंट अमाउंट का हो, और फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर जाके रिसीव हुआ हो, जिस डेट में मेरे अकाउंट्स बन रहे हैं उस डेट पे उतनी उतनी जितनी अमाउंट मैंने इनकम रिकॉर्ड की है उतना एक्चुअली में कैश रिसीव ना हुआ हो। और इंटरेस्ट की जो इनकम की जो एक एक्टिविटी है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करती है। तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब वीडियो बनाएंगे, तो वो जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंटरेस्ट इनकम से हमने इंटरेस्ट की जो एक्चुअल पैसे रिसीव हुए वो किस तरह निकालने हैं। इंटरेस्ट इनकम से ऊपर एक चीज यहाँ पे मिस होगी, यहाँ पे एक और चीज आएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस तरह वो हमने यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ माइनस किया, इंटरेस्ट मार्कअप एक्सपेंस, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो ये एड बैक हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक अकाउंटिंग एंट्री है। एक्चुअली में इतना हमने कैश आउटफ्लो नहीं किया होता। हमने इंटरेस्ट पेड की जो एंट्री करेंगे वो भी हम जाके करेंगे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इंटरेस्ट पेड हमारा फाइनेंस कॉस्ट जो पे हमने की वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जो इंटरेस्ट इनकम हम रिसीव कर रहे हैं वो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी तो हमें वहां से मार्कअप इनकम आ रही है। तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पे किया होता है वो हमने कहीं से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ली होती है, कोई लोन लिया होता है, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो वो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट की जो एंट्री है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और इंटरेस्ट रिसीव की जो एंट्री है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। अब ये सब चीजें करने के बाद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मुझे यहाँ रिसीव हो जाएगा। वो मैं कैसे निकालूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैं ऐड बैक कर रहा हूँ ये वाले एक्सपेंस, और ये माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरी निकल आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स कौन सी है? ऊपर जो हमने एडजस्टमेंट्स ली वो है कैश नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है वो निकालने के लिए यहाँ पे लेके चलनी है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, इसके अंदर हमारा दो चीजें आ रही होती हैं। इसमें हमने एक चीज को करना है ऐड, और एक चीज को हम कर रहे होते हैं लेस। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है करंट एसेट्स, एक होते हैं करंट लायबिलिटीज। तो मैं इसमें क्या दिखाऊंगा? इन लेस में करूंगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर मेरे करंट एसेट्स में इंक्रीज आया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस मेरे ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा है, तो मैं उसको एज अ नेगेटिव आइटम यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरा इतना कैश आउटफ्लो हुआ है अपने करंट एसेट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ करंट लायबिलिटीज में जो कि आपकी ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे होते हैं, आपके करंट पोर्शन और लॉन्ग टर्म लोन है, इस तरह की चीजें आपकी जो करंट लायबिलिटीज का पार्ट होती हैं, उसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपका इंक्रीज आ गया, जैसे आपने करंट लायबिलिटीज ओपनिंग थी, वो एग्जांपल लेता हूँ 100,000 रुपीज, और क्लोजिंग पे करंट लायबिलिटीज आपकी हो गई 150,000 रुपीज, 50,000 से आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ गई है। मतलब आपने चीजें परचेज कर ली क्रेडिट के ऊपर, लेकिन आपने पे नहीं किया, तो पेमेंट आपने कम की इस साल में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। 50,000 की पेमेंट आपने कम की, तो इसका मतलब है कि आपका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कैश इनफ्लो वाली एक्टिविटी है, इसको अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा। दूसरी तरफ अगर मैं रिवर्स करूँ, तो अगर मेरा करंट एसेट में इंक्रीज आ रहा है तो मैं इसको लेस कर रहा हूँ, तो मतलब अगर डिक्रीज आएगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को मैं ऐड कर दूंगा, और इसमें अगर इंक्रीज आने से उसको हम ऐड कर रहे हैं तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आएगा,
तो मतलब मैंने उस साल ज्यादा अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया, तो पे ऑफ किया है तो मेरी एक नेगेटिव एक्टिविटी है, तो मैं उसको यहाँ से लेस करूंगा। ये करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? अब ये प्रॉफिट आपके पास बिफोर एडजस्टमेंट था, इसके अंदर आपने एक ये ऐड किया और आपने इसमें से एक ये लेस कर दिया, ये लेस कर दिया, तो आपके पास जो वैल्यू वो आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर मैं एक और एंट्री करूंगा, लेस करूंगा इसमें से इनकम टैक्स पेड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर इनकम टैक्स एक्सपेंस को क्यों नहीं यहाँ पे ऐड बैक किया, क्योंकि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेकर चल रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नहीं चल रहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें टैक्स आपका माइनस एक्सपेंस जो है, टैक्स एक्सपेंस वो माइनस नहीं हुआ होगा। अगर माइनस नहीं हुआ तो मुझे ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो इनकम टैक्स उस साल जो पे किया है वो मेरा कैश फ्लो का एक एलिमेंट है, कैश फ्लो से मेरा आउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको दिखाऊंगा कि मैंने अपना कितना कैश फ्लो आउट किया है, कितना इनकम टैक्स पे किया है। तो ये करने के बाद मेरे पास निकल आएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर मेरा पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा जनरेटेड, अगर नेगेटिव है तो लिख दूंगा यूज्ड इन। इसमें लिखूंगा कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मेरा निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम। अगर मेरा पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मतलब है कि मैंने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जो कैश फ्लो है वो जनरेट किया है कंपनी के लिए। बिजनेस में जो मैंने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चलाई है वो मुझे फायदेमंद साबित हुई है और मेरा बिजनेस में कैश ऐड हुआ है। अगर ये अमाउंट आपके पास नंबर नेगेटिव में आता है, इसका मतलब है कि आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको बिजनेस को फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। आपका कैश का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है आपका, बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कम हो गए हैं, तो आपको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखने की जरूरत है। अगर आपका ये बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसको कंपेयर कर लेंगे फिर, अगर पॉजिटिव में पिछले साल से कम है तो मतलब उस साल कोई ऐसी अब नॉर्मल एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से आपका कैश जो है वो कम हो गया पिछले साल से। तो ये आज का टोटल कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जितना हमारा कैश फ्लो जनरेट हुआ, यूज हुआ, वो निकालने का कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।